टारगेट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों, टारगेट विद आलोक पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। एंड दीज आर गोइंग टू बी अगेन पीवाईक्यूज दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल परसों 2 दिन और क्लास होगी। नरसों संडे को बिहार एसटीटी की मैराथन होगी, कम से कम 4 चैप्टर्स की। पहला सा मैं हल्का आपको बता दूं, संडे को बोले तो आई मीन इतवार रविवार को, ध्यान रखिएगा गाइज, रविवार को कम से कम 4 चैप्टर्स की बैक टू बैक दोस्तों होगी क्या। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा थियरी को, बात से समझ ले। और कल का हमारा टॉपिक होगा टीएलएम शिक्षा अधिगम सामग्री, जिसमें बिहार एसटीटी में आपने देखा है बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो कल हमारा एक टॉपिक होगा क्या, टीएलएम शिक्षा अधिगम सामग्री, और उसे मैं आपको बहुत डीप पढ़ाने वाला हूं। तो कल प्लीज एक बार सारे लोग जुड़ेंगे, फिर सुनेंगे, एक बार सुना लो तब आराम से चलेंगे। कल हमारा थियरी का टॉपिक आएगा टीएलएम, फिर दोस्तों फिर पीवाईक्यूज लेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। देख सकते हैं हमारा शाम को दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारे दूसरे चैनल रवि तिवारी ऑफिशियल पे दोस्तों ईवीएस सीडीपी की टॉप 50 आती है, शाम को 8 बजे जरूर देखेंगे। और दोस्तों फिर शाम को 6 बजे एसएसटी के अलावा दोस्तों साइंस पेडागॉजी और कंटेंट में मैं और अतुल सर शाम को 6 बजे आते दोस्तों। अपने तिवारी दोस्तों मेन चैनल ये है रवि तिवारी ऑफिशियल पे, इस पे हमारी मुलाकात होगी। और दोस्तों फिर ये ग्रुप्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये सपोर्ट्स नंबर हैं। और आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी यस ओके। आइए अपने अंदाज में प्रश्न पढ़ता हूं, एक बार उत्तर देंगे। अपने अंदाज में प्रश्न पढ़ता हूं और उत्तर देंगे। क्या कह रहा है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, देखिएगा ऐसे भी प्रश्न आते हैं, हो सकता है टैक्सोनॉमी में लिखा हो पर आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या थोड़ा सा ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये टॉपिक टैक्सोनॉमी का अभी भी पढ़ा हुआ है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तथ्यों को मिलाकर कोई नया स्वरूप बनाना क्या कहलाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था या समझ? क्या एनालिसिस, सिंथेसिस, अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग? आई ओके। सब लोग वैसे दोस्तों बहुत सारे लोगों को पहले बताया भी है और सभी लोग जानते हैं। देख रहा हूं बिल्कुल सही, यस करेक्ट जी। आरपी सर आपने बताया था दोस्तों, मैंने आपको बोला था क्या, जैसे अब दोस्तों देखिए कैसे क्या है। जैसे अब देखिए, अब विश्लेषण में हमने 3 अक्षर अलग अलग पढ़ा, क्या, क स ल, सब जानते हैं। फैलाना क्या है, विश्लेषण। पर अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हम दोस्तों एक हिंदी का सार्थक शब्द बना सकते हैं, कलश। और ये तब बनता है जब इन तीनों को मिला दे, एक नया शब्द प्राप्त होता है, कलश। एंड दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। यस कर दे जी। आरपी सर क्लियर है, हम लोग क्लियर है दोस्तों, फिर सुनेंगे। विश्लेषण क्या है? बाल की खाल निकालना, चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना, पर जब उन्हें हम मिला देंगे तो एक संपूर्ण नया होल बन के आएगा, एक संपूर्ण पार्ट बन के आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी बॉम्बे। आगे चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, इनमें से, एकदम नॉर्मल है यार, अगर देखो तो जो सी टेट वाला अप्रोच है, कहीं कहीं रट्टे वाला अप्रोच है। सुपर टीटी का दोस्तों माफ करेंगे, एसटीटी का जो बिहार का पेपर आता है, ये रट्टा समझ दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या कह रहा है, इनमें से एक सामाजिक कौशल में सहयोगी कार्य योजना विकसित नहीं होती, वो कौन सा है? सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, प्रोत्साहन। आइए कह रहा है, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होता। कह रहा है, इनमें से कौन सा सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से उत्पन्न नहीं होता? इसको यूं भी पढ़ सकते हैं और देखते हैं क्या। आई ओके, इंग्लिश भी देखिएगा, थोड़ा इंग्लिश भी देखिएगा। आइए, एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए जब आप, देखिए होता क्या है, इसीलिए कहता हूं कि देखिए लास्ट शरण हमेशा इसकी है। पहले जान लीजिए क्या है लास्ट शरण, हमेशा देखिए यही होता है। तमाम लोगों ने बिल्कुल दोस्तों क्या कह रहा है, क्या इनमें से कौन सा एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होता है? दोस्तों आपको बता दें सही उत्तर क्या है। इंसेंटिव का अर्थ होता है इनाम देना। इंसेंटिव हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप ये पढ़ेंगे। प्रोत्साहन हिंदी में पॉजिटिव वर्ड है,
पर इंग्लिश में एक निगेटिव वर्ड है। इंसेंटिव क्या होता है? पढ़ो मैं तुम्हें जलेबी दूंगा, जो कि दोस्तों सामाजिक कौशल में लालच नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के भी कई प्रकार हैं। गला काट प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, जो कल हमने पढ़ा था क्या कि भाई नहीं खेलूंगा तो खेल भी बिगाड़ दूंगा। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा जरूर होनी चाहिए, पर स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। यस दोस्तों, हमेशा यहां मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, यह एक निगेटिव टैग है। कैसा टैग है? निगेटिव टैग है। आगे चलिए, सही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। क्या कह रहा है? माफ करेंगे, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं किसमें? कह रहा है निम्न में से किसमें शिक्षार्थी बेचारा निष्क्रिय होगा? ऑप्शन ए परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, अनुसंधान विधि में। तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। क्या कह रहा है? निम्न में से किस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय होगा? इनमें से किस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय होगा सीखने के दौरान? और हम लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है, तो रिलैक्स करें। ऐसा क्या? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा के सब लोगों ने सही उत्तर दिया है, इसमें एक भी उत्तर गलत नहीं आया है। क्यों? जरा सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि व्याख्यान में सिर्फ टीचर एक्टिव रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला, हमेशा लेक्चर, हम लोग सीटेट में भी इसे पढ़ते हैं, लेक्चर मेथड में नुकसान ही नुकसान है। पहला, जरा सोचो लेक्चर मेथड के कितने नुकसान है, तो इसको लिख के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लेक्चर मेथड के लॉस, क्या? लेक्चर के नुकसान, लेक्चर के क्या नुकसान है? पहली बात तो शिक्षक केंद्रित होता है। यस कर ले, हाँ जी। पहली बात तो इसमें शिक्षक एक्टिव होता है तो शिक्षक केंद्रित हो गया। दूसरी बात क्या है? इसमें छात्र पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है। और तीसरा नुकसान क्या है? यह पूरी तरह से अमूर्त होता है। यस करें जी, क्लियर है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। डन करें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या? कह रहा है डिस्कशन करना क्या है? डिस्कशन करना क्या है? खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है। क्या कह रहा है? डिस्कशन करना, आपस में बातचीत करना अपने आप में क्या है? तो विचार विमर्श क्या है तो हम लोग नॉर्मल भी जानते हैं, एकदम रिलैक्स होकर चलेंगे। जी सर, क्लियर है। आइए, कह रहा है आपस में परिसंवाद एक क्या है? और तमाम लोगों ने दोस्तों एकदम सही उत्तर दिया है। बिल्कुल। देखिए गाइस, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, रियल जेन्युइन दोस्तों, पीवाईक्यूज है, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, इतना भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता। सिंपल सी उत्तर है, बीफ बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जब आप जानते हैं तो फालतू व्याख्या देकर मैं समय नहीं खाऊंगा। अगला क्या है? खेल एक स्वाभाविक विधि है। कभी इसमें थोड़ा मैं आपको साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा दूंगा। खेल एक स्वाभाविक विधि है, यह लगभग, खुद गेस करिए, यह लगभग किसने कहा होगा? ऑप्शन ए कॉल्डवेल कुक ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, मॉन्टेसरी ने। खेल एक नेचुरल टेंडेंसी है, यह किसने कहा है? यह आपको बताना है और सब लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या है। यस करें, हाँ जी, हमने सुना है। और इसे कहते हैं दोस्तों गेम प्रणाली या खेल प्रणाली, प्लेवे मेथड के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। सबको बता दो दोस्तों, इसे खेल विधि दोस्तों, खेल प्रणाली का जनक माना जाता है। यस करें, हाँ जी, समझ गए। इसे जनक माना जाता है किसका? प्लेवे मेथड का। प्लेवे मेथड का जनक माना जाता है किसको? हेनरी कॉल्डवेल कुक को। और तमाम लोगों ने दोस्तों, सब लोग जान ले क्या? यस डी, यस बिल्कुल दोस्तों। आइए, ओके बिल्कुल दोस्तों, आपको थोड़ा बता दे, कभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पहले जान ले। ये आपने इनका नाम सुना होगा, फ्रोबेल जनक है खेल विधि के, पर जो खेल प्रणाली है, गेम सिस्टम, उसके जनक हैं कॉल्डवेल कुक। यस करें, हाँ सर, अभी संदर्भ को याद रखेंगे। कॉल्डवेल कुक इसके जनक हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या? कह रहा है भ्रमण विधि, जो बच्चों को टूर आदि पे घुमाने के लिए ले जाते हैं, ज्ञान देने के लिए। क्या कह रहा है? भ्रमण विधि बच्चों में क्या विकसित करता है? ऑप्शन ए सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, माफ करेंगे, उपरोक्त सभी। आइए, अभी बात नॉर्मल समझ में आ रहा है, इसके लिए हाजी क्लियर है। कॉल्डवेल कुक, ओके, नॉर्मल है। कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आप थोड़ा सा गति रख रहे हैं ताकि क्वेश्चंस की क्वांटिटी को भी उठा पाए। यस, ऑल इज वेल। यस, ऑल इज वेल, बिल्कुल सही। यस, आई, ओके, बिल्कुल सही भाई। सिंपल सी बात है। क्या जब बच्चे भ्रमण करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, वो यार वो क्या है यार, वो नीला वाला क्या है यार, तो सहयोगी प्रवृत्ति तो पक्का पैदा होगी।
बच्चा कुछ नया सोचना चाहेगा, यह भी सही है, और जब देखेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ही। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क, ऑल ऑफ द अबव, और सभी लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट चलेंगे, क्या कह रहा है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि निम्न में से किसमें आएगी? अभी थोड़ा आराम से उत्तर दीजिएगा, क्या शिक्षार्थी केंद्रित विधि किसमें आएगी? आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में, निर्देश विधि में? अब यहां पे थोड़ा सा यूज करना है आपको, क्या तर्क का प्रयोग, थोड़ा सा यहां पे आपको तर्क का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं वेट कर रहा हूं, अब इस प्रश्न के लिए मैं आपको वेट कर रहा हूं, तो आराम आराम से उत्तर देंगे। जी सर क्लियर है, धीरे धीरे क्या आई कह रहा, शिक्षार्थी केंद्रित विधि निम्न में से किस पे फोकस करती है? डन कर दे, जी सर क्लियर है, आई ओके, बिल्कुल दोस्तों, क्या अब समझे? इसीलिए कहा गया है आगमन में बच्चे को तुरंत, खुद समझो, आपको पाइथागोरस का प्रमेय कब समझाया गया? जरा मुझे बताओ कि आपको पाइथागोरस का प्रमेय कब समझाया गया? हमको आपको पाइथागोरस का प्रमेय तब समझाया गया जब हम कक्षा 9 में गए, कक्षा 10 में गए, तो वहां नियम से उदाहरण की ओर ले गए, वह निगमन विधि थी। पर निचली कक्षाओं में पहले आसपास के उदाहरण बताते हैं, तब निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। यह आगमन विधि है, बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताइए, पहले नियम मत बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करें, खास लॉजिक पूरी तरह से समझ गए हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग इस लॉजिक को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। आगे चलेंगे, क्या नेक्स्ट कह रहा, क्या अब देखो, अभी उसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट उपागम कौन सी विधि, कौन सा होगा? निगमन आधारित, खेल आधारित, सम्मिश्रित विधि, प्रयोगात्मक विधि? क्या आई सामान्य से विशिष्ट, दिमाग लगाइएगा। अभी ये भी एकदम नॉर्मल है, क्या सामान्य से विशिष्ट उपागम किसके अंतर्गत आएगा? डन कर दीजिए, क्लियर है, आई ओके। अंशु यादव, बिल्कुल, अब हम लोग समझ गए भाई, सिंपल सी बात है, सामान्य जो नियम बताया जाएगा, जैसे हमको क्या हो गया भाई, हमको पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाया गया, तो वो हमको उसने एक बता दिया, क्या कि भैया समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग का फलाना ढमकाना, मुझे तो आता ही नहीं भाई। अब ये इसी पर जब सवाल पूछा जाएगा तो नियम सामान्य है, पर हर सवाल अलग अलग होगा, वह विशिष्ट है। यस कर दे, हाँ जी समझ गए हैं सब लोग, यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। फार्मूला क्या है? कंक्लूजन है, वो सामान्य है, पर उसी फार्मूले पर अलग अलग हजारों सवाल बताए जा सकते हैं, वो विशिष्ट है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। यस कर दें, जी सर समझ गए हैं सब लोग, यस कर देंगे सर, क्लियर है सब लोग। देखिए गाइस, लॉजिक होनी चाहिए। देखिए जहां जरूरत है किसकी, तर्क की, तो वहां मैं जरूर चाहूंगा कि आप तर्क दे। यस करें, हाँ सर क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पे चलें, क्या कह रहा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है? यहां शिक्षण होना चाहिए था, क्या कह रहा है, शिक्षण केंद्रित शिक्षण में क्या होता है? एक प्रजातांत्रिक होता है, सत्तावादी होता है, रचनात्मक होता है, आलोचनात्मक निर्णय वाला होता है। चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, क्रिएटिव, हैविंग क्रिटिकल जजमेंट। ओके डन, वेरी गुड इवनिंग गाइस, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग कहता हूं। एक क्लास दोस्तों जारी रहेगी, आपने 8-10 दिन इंतजार किया यार, इसके लिए मैं आपको बहुत हिम्मती मानता हूं यार। ओके क्लियर, ओके डन। कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षक क्या है, शिक्षण क्या है? और सब दोस्तों सिंपल सी बात है, शिक्षक केंद्रित का अर्थ है जहां बच्चे की आवाज को दबा दिया जाए। और गुरुजी हिटलर टाइप के हैं, तुमने हाथ उठाया सर प्रश्न पूछना है, चुप रह बदतमीज, मैं इतना बड़ा टीचर हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्रश्न पूछने की, मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा। तो गुरुजी रजिस्ट्री करा लिए है, कक्षा हमारे कंट्रोल में है, एंड दिस इज कॉल्ड, यह तानाशाही रवैया ही कहलाता है, क्या सत्तावादी। यस, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्या कह रहा है, मापन में, चाहे माप लिख लो चाहे मापन लिख लो, क्या मापन में आपके अनुसार पहला चरण क्या होगा? मतलब जैसे हम लोग मापन मूल्यांकन आदि करते हैं, तो कह रहा है आपके अनुसार मापन का पहला चरण कौन सा होगा? ऑप्शन ए परीक्षण करना, परीक्षण का अंकन करना, परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास करना। क्या मापना है इसका निर्णय लेना। ओके, खुद से आस्क योरसेल्फ, एक सीरीज चला दीजिए, आस्क योरसेल्फ, नई शिक्षा नीति में आस्क योरसेल्फ, एक बार खुद से भी पूछिए कि आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या है। खुद से एक बार पढ़िए। देखिए कुछ चीजें ऐसी, देखिए यार कुछ उत्तर ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपने हर सेशन बताता हूं,
इसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है। दिस इज बेस्ड ओवर योर कॉमन सेंस, यह हमारे कॉमन सेंस पे आधारित है, और ये भी कॉमन सेंस पे ही आधारित है। क्या भाई, सिंपल सी बात है यार, हमको जो मापना है पहले अपने को पता तो होना मांगता है कि भाई हमको इसको क्या मापना है तो पता होना चाहिए, तभी तो हम पैमाने आदि का विकास करेंगे। एंड डी इज द राइट आंसर। इसके यहां से समझ गए हैं। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रकार। क्या अभी कल मैंने आपको ये बताया था, तो इसका उत्तर भी सही दीजिएगा। क्या योगात्मक मूल्यांकन मूलतः कब प्रयोग किया जाता है? कार्यक्रम के दौरान, हर समय, कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के आरंभ में। यस करें जी। कह रहा है आपके अनुसार समेटिव इवैल्यूएशन, तो मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, तो आपको बताना है समेटिव इवैल्यूएशन का यूज कब होता है। तो आपने बीएड किया है और तमाम लोगों ने इसको, सभी लोगों ने पढ़ा है, मैक्सिमम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं सब लोग जानते हैं। सही है। ओके ओके ओके, डन 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 डन। आइए, ओके आइए, यस करें। पावर ऑफ हुआ हमारा, देखिए टाइमर और हम समझ नहीं पाए। पावर ऑफ। ओके डन डन। ओके, इट्स ऑल राइट, नो इशू। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक कनेक्टिविटी गाइस, इट्स ऑल राइट नाउ। ओके, अगला कह रहा क्या? अब दोस्तों मैंने ही आपको बताया था, देखिए इसको एक 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 ट्रिक से समझिए, इसको एक ट्रिक से समझिए। किसके द्वारा समझिए? ट्रिक से समझिए। क्या सम मीन्स होता है जोड़ना। चैप्टर 1 पढ़ाया, कोई टेस्ट नहीं लिया। चैप्टर 2 जोड़ना, सम शब्द से पकड़ो, इसके इंग्लिश से पकड़ो। इंग्लिश क्या है? समेटिव। 4 चैप्टर पढ़ाया, कोई टेस्ट नहीं लिया। 50 चैप्टर पढ़ाया, अंत में सालाना परीक्षा में 50 चैप्टर को ठोक दिया, यह समेटिव है। क्या किसी शिक्षण अधिगम सत्र के बाद लिया गया टेस्ट, तो वार्षिक परीक्षा क्या है? यस करो। खान सर, एक बेहतरीन उदाहरण है, वार्षिक परीक्षा समेटिव इवैल्यूएशन है। आपके डीएलएड में, या आप लोग जो बीएड धारी हैं, आपके यहां सेमेस्टर परीक्षा भी समेटिव है। क्यों? क्योंकि एक सेमेस्टर की किताबें दूसरे सेमेस्टर में नहीं चलती हैं। मतलब यहां एक सेमेस्टर अपने आप में दूसरे सेमेस्टर से पूरा क्या होता है? अलग होता है। यह भी उदाहरण है किसका? समेटिव असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का। करें, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। तमाम लोगों ने याद रखे। क्या फिर से सुनेंगे? जो सीखने के दौरान किया जाता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो सीखने के अंत में किया जाता है वो समेटिव है, अर्थात वो रचनात्मक है और ये योगात्मक है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। आइए चलते। क्या कह रहा है, जरा सोचिए। कह रहा है जो हम कक्षा में, उच्च कक्षाओं में निबंध आते हैं कि भाई दहेज प्रथा पे निबंध लिखिए, दीपावली पे निबंध लिखिए, तो ये कह रहा है। क्या कह रहा है? निबंध प्रकार के जो निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्या निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों के सीखने की कठिनाइयों का निदान करता है, चिन्हित करने के लिए निबंध है, छात्र के उत्तर का अनुमान लगा सकता है, वे जटिल सीखने के परिणामों को भी माप कर सकते हैं जो अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। यस कर दें। हाँ जी, समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। डन। ओके आइए। ओके, क्लियर करें जी सर। क्लियर है? आइए। बैक नाउ। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा था। बिल्कुल, यस। अब यार देखिए, इस बात को भी हम लोग बड़े आराम से ही देख सकते हैं। क्या अब देखिए, मैं दोस्तों थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तरों का, थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं। टारगेट विद सिविल, अनिल मौर्य ए, मैं देखे कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं। नीतू यादव सर ए आएगा। इट्स शशि कला कुमारी, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं। सगुन पांडे, यस सर। अब मैं आपसे यार एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा सोचो, ऐसे टाइप के प्रश्न। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना कीजिए। यार जब आलोचना करते हो तो तुम अपने निजी विचार देते हो। ऐसे टाइप वाले प्रश्न अंक नहीं देते, ये तुम्हारी समझ के लिए, और समझ को एग्जैक्ट अंक नहीं दिया जा सकता, चाहे जैसे उत्तर दो। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। और मैं चाहता हूं ए वाले, सबसे गलत उत्तर इसका ए ही था। ए क्या कह रहा है? छात्रों की सीखने की कठिनाइयों में, ये तो निदानात्मक परीक्षण हो गया, जबकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई ये बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2.5 पेज के क्यों लिखवाए जाते हैं? ताकि तुम कितना टॉपिक को समझते हो,
इसका टेस्ट हो, ना कि तुमने टॉपिक को कितना रट्टा मारा है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें। हाँ सर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है भाई, खुद समझो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमसे, एक बात बताओ जरा सा, मैं समझाता हूं। आइए, मैं इसमें माहिर हूं, मैंने बोला मैं माहिर हूं, मैं समझा लूंगा। आपने सुना होगा तमाम, जैसे बिहार का जो लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस के एग्जाम होते हैं। आपने देखा होगा एक पेपर किसका होता है? सब बोले जीआरपी सर, हम एकदम सही उदाहरण आपने दिया है। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में, बिहार में, यहां तक कि आईएएस मेंस में निबंध लेखन का एक पेपर होता है। तो यार तुम खुद बताओ, उसके द्वारा अंक देना टारगेट नहीं है, आप कितना बढ़िया टॉपिक को समझा पाते हो ये टारगेट है। अर्थात यहां अंक नहीं, समझ का मापन होता है। साफ साफ लिखा है क्या? वे जटिल सीखने के उन परिणामों को भी माप सकते हैं जिन्हें कोई अन्य प्रश्न माप नहीं सकता। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी आई। डन करेक्ट जी सर, क्लियर है, इट इज द राइट आंसर। आगे चलें। अगला क्या कह रहा है? ब्लूम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, जब मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, तो ये प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है बिहार एसटीटी में। क्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी की शुरुआत कहां से हुई? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, शिकागो यूनिवर्सिटी से, या येल यूनिवर्सिटी से? ये अमेरिका की बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज है जहां से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं। क्या ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई? डन करेंगे क्या? ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई? तो मैंने आपको ये बताया हो था, ये आपको इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत आता है इसके। और हाँ, तमाम लोगों ने दोस्तों याद कर लीजिएगा, ब्लूम वॉज फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी। बिल्कुल समय का दोस्तों फैक्ट है, इसमें समझाना क्या है, फैक्ट वाले में समय नहीं खाएंगे फालतू, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज ले पाए। कल क्वेश्चन थोड़ा कम ले पाए, बाद में इसका बड़ा मलाल रहा मुझे। यस ओके, इसको याद कर लेंगे। अगला कह रहा है अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है क्या? कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में जो छात्रों, थोड़ा आराम से मैं प्रश्न को समझाता हूं फिर पूछता हूं। क्या कह रहा है? शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक छात्र के बीच में बातचीत होती है वो कैसा घटक है? उच्च स्तर सोच को दिखाता है, ध्यान को दिखाता है, स्मृति को दिखाता है, उपरोक्त सभी को दिखाता है। एक बार हो जाए फिर आराम आराम से चलेंगे। क्या क्या होता है? देखिए आपको बता दूं, राज्यों की एक चीज है, ये बड़ा हाई फाई बात होगी, एक बात समझाता हूं। राज्यों की परीक्षाओं में प्रश्न बड़े कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न वही गलत होता है, तो ऐसे में उत्तर को आपको सेट करना होता है। जैसे ये प्रश्न क्या है, नॉर्मली आप पढ़ोगे तो एक बार आपको समझ भी नहीं आए कि क्या रहा है। जब आप प्रश्न को मेरी भाषा में पढ़ते हो, क्या ये कह रहा है कि जो शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है वह कैसा घटक है? तो भाई सिंपल सी बात है, जब अन्योन्य क्रिया होगी, बहस होगी, उच्च स्तरीय सोच विवेचना होगा, आलोचना होगा, ध्यान देना पड़ेगा भाई, बातचीत में आपको ध्यान देना पड़ेगा, महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करना पड़ेगा। पर अगर ए बी आ गए तो ऑटोमेटिकली सी आएगा। एंड डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यस, और सभी लोगों ने बोला डी इज द राइट आंसर सर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या हो? अब देखिए ये, अब मैं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो मैं थोड़ा सा हिंट देके पूछूंगा। ये गैप है जो बीच बीच में मैं फिल करता हूं, शायद इसलिए आपके लिए उत्तर देना आसान हो। तो अब मैं इसको अपनी भाषा में पूछता हूं। क्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम चरण कौन सा है? मेरे ख्याल से अब आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि नाम थोड़ा बदल के लिखा है, यही आपको कंफ्यूज कर सकता है। पर मैं एक बार क्वेश्चन को फिर अपने शब्दों में पूछता हूं। क्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष का पहला चरण कौन सा है? सूचना, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, इंफॉर्मेशन, चाहे तो आप यहां पे यस ओके, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इवेल्युएशन। दिखा दो फिर जान जाओ तुम जीनियस हो। यस, इस तरह से पूछने पर आप तुरंत समझ गए। बिल्कुल दोस्तों, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल सूचना ही तो ज्ञान है। अभी आगे एक प्रश्न भी आप पढ़ोगे, क्या सूचना ही तो ज्ञान है? क्या भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये सूचना है यार, एक ज्ञान का मुद्दा है इसमें, और कुछ सबसे लोवेस्ट लेवल है, सब लोग जानते हैं। इसमें 6 चरण है। यस करो, हाजी समझ गए हैं। इसमें कुल 6 चरण है। पहला चरण क्या है? यस करो सर, आपने पढ़ाया हुआ है, ये ज्ञान है। दूसरा चरण क्या है? बोध है। तीसरा चरण क्या है? एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग। चौथा चरण क्या है? यस करे जी, समझ गए, बहुत बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। विश्लेषण, ये ध्यान रखिएगा, एसटीटी बिहार के लिए ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ा चुका हूं। और यह क्या है? संश्लेषण है। और छठवां चरण क्या है? मूल्यांकन है। तो सबसे आसान क्या है? पानीपत का युद्ध कब हुआ? ज्ञान।
हाँ जी इतने वर्ष में हुआ। 3 कारण बताइए। बोध, पानीपत के युद्ध को ऐतिहासिक सीख के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अनुप्रयोग, युद्ध के कारण बताइए। विश्लेषण, और लास्ट में क्या, इस युद्ध के प्रभाव से क्या आप सहमत हैं। और यह मूल्यांकन कहलाएगा। एंड द राइट आंसर सूचना। ज्ञान ही है क्या, सूचना। एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्या। अभी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक बड़ा मजेदार प्रश्न है। क्या कह रहा है, रोल प्ले विधि। रोल प्ले मतलब जो दोस्तों आपने देखा होगा केजी इत्यादि में बच्चे रोल प्ले करते हैं, लॉर्ड ड्रामा बन जाता है, कोई दोस्तों दुकानदार बन जाता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्या ये एक रियल में बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा आपके दिमाग को घुमा सकता है, इसलिए आराम से पढ़िए। क्या रोल प्ले विधि की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ध्यान केंद्रण का अभाव, मजा आ जाएगा। हाँ, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी होती है, समय का क्षय होता है। मां कसम बता दो, जान लो तुम जीनियस हो। सच्ची, हाँ सच्ची, ये रियल में एक तगड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर तुम बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ आइए, कह रहा है रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है। डन करें। ओके मुझे लगा तुम नहीं पकड़ पाओगे, पर तुमने क्या उत्तर दिया यार। लव यू गाइज, रियली एकदम हिला डाला भाई। देखो होता क्या है यार, देखो ना, अब आप अकबर का रोल प्ले कर रहे हो तो यार होता क्या है, अपनी लाइन तुम पहले से रट के, अभी छोटा बच्चा है, अकबर की 20 लाइनें रट्टा मार के आया है। डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, डॉक्टरी से जुड़ी 20 टर्म रट्टा मार के आया है, तो बेचारा भूल न जाए अपना डायलॉग, अपना डायलॉग ना भूल जाए, इसलिए पूरा फोकस उस डायलॉग पे लगाया है। इस दौरान उसके रोल का खुद का क्या इंपैक्ट है उस पर ध्यान नहीं दे पाता। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। सब लोग यस कर ले। जी गुरुजी हम समझ गए हैं भाई। अब भैया 3 साल के बच्चे को डॉक्टर का रोल दिया गया है, 10 ठो डॉक्टरी का शब्द रटवाया गया है, पूरा फोकस कहीं स्टेजवा पे जाके बोल न जाऊं, पूरा फोकस अपने वर्ड पे लगाया है, इसलिए खुद कहानी पर रोल प्ले पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। सब लोग यस कर दे। जी गुरुजी आपने समझा दिया है। यस, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन। मुझे यकीन है कि मैंने आपको एक बेहतरीन व्याख्या दी है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। यस सर, ओके, आइए आइए। यस सर, पढ़ाए थे सर, बिल्कुल हमने कवर किया इसको। आगे कह रहा है, अभी तो आपने दोस्तों सुना ही होगा, क्या कह रहा है, 5E मॉडल बड़ा फेमस है, सीटीटी में भी आया हुआ है कई बार। 5E मॉडल, लर्निंग का 5E मॉडल किस संप्रदाय ने दिया है। खूब लोग सुने होंगे, ये बड़ा फेमस पॉइंट है। क्या लर्निंग का 5E मॉडल किसने दिया है। व्यवहारवाद के द्वारा, रचनावाद के द्वारा, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब व्यवहारवाद ही हो गया, प्रगतिवाद के द्वारा। तो आप उत्तर बताएंगे। 5E मॉडल दोस्तों सभी लोग जानते हैं क्या है। आइए आइए, ओके। सब लोग दोस्तों, मैं चाहूंगा सभी लोग बता दें, मुझे अच्छा लगेगा। सब लोग जानते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी पे जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है उसी ने दिया है। आइए आइए, ओके आइए, ठीक है, डन करें। हाँ सर, क्लियर है। आइए, मॉडर्न साइकोलॉजी पर जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है उसी ने इसे दिया है। जी क्लियर है। आइए, और आपको पता है वह व्यक्ति जिससे एनसीएफ 2005 बना है, वह व्यक्ति जिससे एनईपी 2020 बनी है, हिंट मैंने दे दिया है। अब आपको बताना है, मैक्सिमम लोग दोस्तों ऐसा किए। ओके आइए, सब लोग चलेंगे दोस्तों। ओके आइए, डन करें। हाँ सर, क्लियर है। ओके, आइए पहले जान ले दोस्तों, बिल्कुल सही। क्या जिसमें छात्र स्वयं, भाई मॉडर्न है तो आप जानते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी पर अगर कोई सबसे बड़ा प्रभाव है तो एनसीएफ 2005 रचनावाद पे बना है, एनईपी 2020 रचनावाद पे बनी है। जितनी भी शिक्षा नीतियां आएगी अब रचनावाद पे बनेगी। तो क्या है जरा सोचिए। कह रहा है छात्र को इंगेज किए रहिए। अगला, रट्टा मत मरवाइए, छात्र को एक्सप्लेन करिए। रट्टा मार के नंबर नहीं लाना है। छात्र को स्वयं से खोज अनुसंधान के लिए कहिए। अब जरा समझो, क्या अगला क्या है, छात्र को विस्तृत समझाइए, एलैबोरेट। और फाइनली आपकी टीचिंग का क्या प्रभाव पड़ा है उसे मूल्यांकित कीजिए। और यह कहलाता है, दिस इज कॉल्ड
5E मॉडल ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। क्या? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, जिसे आप हिंदी में कहते हो रचनावाद। आज के डेट में जैसा मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजी पे सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ा है तो वो रचनावाद है, और रचनावाद से आज के 3 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो आपको बता दूं, पियाजे दोस्तों, रचनावाद से सबसे बड़ा नाम, जो शायद सबसे ज्यादा नाम कमाया, वो दोस्तों पियाजे है। दूसरा नाम जिसने रचनावाद में हमको बहुत ज्यादा नाम कमाया, वह नाम है किसका? लेव सिमनोविच वाइगोस्की का। और एक नाम और है जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्या? बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट ईयर सगुन पांडे, यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की क्लास बेटा बस लॉन्च करेंगे, थोड़ा 1-2 दिन में, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वाइगोस्की। और अब आएगा कौन दोस्तों? ये मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट याद कर लें। रचनावाद के 3 बड़े स्तंभ जिन्होंने वास्तव में रचनावाद को एक रचना दिया, वो तीनों लोग कौन हैं? पियाजे, जेरोमी ब्रूनर और ऑफ कोर्स लेव सिमनोविच वाइगोस्की। ये सब कहते हैं क्या? बच्चे को स्वयं एक्टिव होकर खोज कर दे दीजिए, और यह कहलाता है यस, बीफ बॉम्ब इज द राइट आंसर। क्या? और दोस्तों, ये मैंने आपको खूब लेक्चर बताया था, ये लेक्चर हम लोग का बहुत वायरल हुआ था, और ये लेक्चर मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था, इतना मजाकिया अंदाज में समझाया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे सही बताएंगे। क्या? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षक कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठपोषण का विकास करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे नॉर्मली नाम ही से समझ में आ गया क्या उत्तर है इसका। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने अनुसार इसको कवर करें। डन करिए जी सर, क्लियर है? ओके, आइए। ओके, यस करें। हाँ जी, क्लियर है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको, ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि यहां जितने लोग दोस्तों, मैंने बोला उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था, आसान है यार, सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, शिक्षण के कौशल। और शिक्षण के कौशल को ही ये लोग क्या बोलते हैं? यहां कौशल को ही क्या बोला जाता है? लेसन। और इसकी टाइमिंग कितने मिनट है तो मुझे बताएं। एक लेसन को प्रस्तुत 36, आपके दिमाग में 36 मिनट आ रहा होगा। 36 मिनट तो टोटल टाइमिंग है, जिसमें पूरी साइकिल चलेगी। सिर्फ पढ़ाने का टाइम कितने मिनट है? 6 मिनट। तो समझो क्या है, जैसे आपको मैंने क्या बोला था कि आ जाइए, हमारे आस पड़ोस में प्रदूषण, इस टॉपिक को कक्षा में इंट्रोड्यूस करिए। तो आप कौन सा कौशल यूज कर रहे हो? प्रस्तावना कौशल। 5 मिनट में स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, पुनर्बलन कौशल। 5 मिनट में श्यामपट्ट को यूज करिए, श्यामपट्ट कौशल। तो यहां पर कौशल को ही लोग चैप्टर मानते हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए इज द राइट आंसर। इसके हाँ जी, समझ गए हैं सब लोग, समझ गए, इसके क्लियर है। okay. ध्यान सुनिए दोस्तों, जैसा बता ही चुका हूं, क्योंकि ध्यान रखिए, स्टूडेंट के लिए नहीं। सूक्ष्म शिक्षण का नाम क्या है? क्योंकि इसमें शिक्षकों को सिखाया जाता है, इसलिए कोई भी ऑप्शन, यस हाँ जी समझ गए हैं, इसमें स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। यह शिक्षण को बात करेंगे, ये शिक्षण कौशलों में टीचर को निपुण बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। आगे चलते, ए इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट करा क्या? बहुत ही दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस मेरे ख्याल से ये बहुत आता है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वैसे मैं तो अपने तरफ से व्याख्या लिखूंगा ही। क्या कह रहा है? शिक्षा में जो मूल्यांकन का त्रिभुज है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मूल्यांकन के त्रिभुज का हिस्सा कौन नहीं है? शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव, अधिगम अनुभव। आइए, ओके, तो आइए, मैं चाहूंगा कि आपको मैं बताऊं, मुझे अच्छा लगेगा ये प्रश्न का उत्तर जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी। क्या शिक्षा में मूल्यांकन त्रिकोण का हिस्सा निम्न में से कौन नहीं है? तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप उत्तर बताएं, फिर मैं आपको एक त्रिभुज ही बना के दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि मेरे पास लिखने की जगह हो। ओके, आइए। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल तमाम लोगों ने बताया हुआ है। ओके, तमाम लोगों ने निम्न में से, कई लोगों ने दोस्तों सही उत्तर भी दिया है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों को पूजा यादव तमाम दोस्तों, एक टॉपिक से जो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। पहले ध्यान में दोस्तों, मूल्यांकन, मैं यहां लिख दूं तब लिखता हूं। क्या यहां लिख दूं? इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्या मूल्यांकन प्रक्रिया को दिखाने के लिए एनसीईआरटी ने एक
त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, त्रिभुज बनाया है। अब ध्यान सुनिए, मतलब इसे मूल्यांकन का या इसे इवेल्युएशन ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसने कहा सिर्फ दो चीजों का होता है मूल्यांकन। यहां पे है क्या मूल्यांकन, सिर्फ दो चीजों का। क्या? अब ध्यान से देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्य लिख रहा हूं और यहां है, खूब बढ़िया समझाऊंगा, हां, अधिगम अनुभव। अब जरा खुद एकदम रिलैक्स होकर सुन ले, तब मैं चलता हूं दोस्तों। क्या कह रहा है? सिर्फ दो ही चीजों का मूल्यांकन होता है। जब बच्चे ने आपकी क्लास शुरुआत की थी तो वहां से कितना सुधार आया है स्टूडेंट में, यह अधिगम का अनुभव है। हमारे शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाए कि नहीं, वो शैक्षिक उद्देश्य हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों का होता है मूल्यांकन। अब अगर ध्यान से देखो, ये प्रश्न बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य नहीं है क्या शिक्षण उद्देश्य, ना ही है शिक्षक अनुभव। क्यों? क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य में शिक्षक के अलावा सरकार का उद्देश्य, सिस्टम का उद्देश्य, शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य में सब कुछ आता है, न कि शिक्षक। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करेक्ट जी सर, समझ गए हैं? आइए क्या, मुझे यकीन है कि दोस्तों ये एक बहुत रियल में यह प्रश्न बहुत ही क्या था, तगड़ा था। तो फिर सुनेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया को दिखाने के लिए एनसीईआरटी ने एक त्रिभुज बनाया है और उन्होंने माना है क्या कि सिर्फ दो चीजों का मूल्यांकन होता है। पहला, आपके पढ़ाने, भाई समझाता हूं 5,000 रुपए देकर तुमको तो तैरना सीख रहे हैं, आज 6 महीने से तुमको पैसा दिए हो गया, आज ओवर कॉन्फिडेंस में गंगा जी में फाट पड़े, जहां गिरे वहीं डूबना शुरू कर दिए, तो 5,000 रुपए देने का क्या फायदा यार। तुम्हारे सिखाने के बाद कुछ तो तैरने के अधिगम में सुधार आना चाहिए, और जो उद्देश्य था वो प्राप्त हुआ कि नहीं, सिर्फ इन्हीं दोनों का तो किया जाएगा क्या मूल्यांकन। यस करें, हाजी समझ गए हैं, मेरे ख्याल से क्लियर है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, बच्चों के समाजीकरण। देखिए सब नॉर्मल दोस्तों, सीटेट में बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, बच्चों का समाजीकरण कहां से शुरू होता है? समाज से, परिवार से, मां से, विद्यालय से। आइए सुखे, बच्चों के समाजीकरण की शुरुआत कहां से होती है? हमेशा उत्तर, जैसा मैंने आपको देखे कल, मुझे यकीन है कि आप लोग कल मेरा एक रूल समझा होगा। जी गुरुजी आप बताए थे, मैंने आपको रूल बताया था, जड़ एवं शाखा का नियम। यस करेंगे जी गुरुजी, हम लोग कई लोग दोस्तों इसको, भारत में बहुत सारे लोग इस नियम को फॉलो करते हैं। जड़ और शाखा का नियम कहता है ऐसा उत्तर दीजिए कि बाकी ऑप्शन उसी में समा जाए, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, क्योंकि बी में अपने आप आ जाएगी माता जी। तो हमारा उत्तर क्या है? बी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं समाजीकरण की शुरुआत मां के साथ पिता, घर के ज्यादातर मेंबर्स जिन्हें बच्चा देखता है उन सब के साथ होता है। समाजीकरण का पहला कारक परिवार को माना गया है, पहला कारक माता जी को नहीं माना गया है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं? ओके यस, पहला समाजीकरण की शुरुआत खुद समझो ना भाई, परिवार में माता भी आ जाएगी, पिता आ जाएगा, बड़े भाई बहन आ जाएंगे, ये सब का सब हिस्सा है किसका? परिवार का। इसलिए उत्तर हमेशा वो। अब आपको सी, यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, जड़ और शाखा का नियम क्या है? अब आपको सी उत्तर मारने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सी तो ऑलरेडी इसमें है, परिवार में। इसलिए जड़ शाखा का नियम कहता है उस ऑप्शन को टिक करिए। मेरे ख्याल से टारगेट विथ सिविल कविता ने लिखा है सर कंफ्यूज। कविता बोलो हाँ सर अब हम समझ गए जड़ शाखा का नियम क्या है। जैसे ही मैंने बी उत्तर मारा, अपने आप उसमें समाहित होगा क्या? मां। पर अगर बेटा सोच, मां को हम मार दे सिर्फ टिक में, तो पिता, बड़े भाई बहन, ये भी परिवार का ही हिस्सा है जो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर क्या, और मुझे यकीन है दोस्तों आपको जरूर याद होगा, बहुत सभी को याद होगा, सब लोगों ने बीएड में पढ़ा हुआ है, शिक्षा बिना बोझ के। क्या? लर्निंग विदाउट बर्डन या एजुकेशन विदाउट बर्डन, यह किसने लिखा है? डॉक्टर कोठारी, माफ करेंगे दोस्तों, डीएस कोठारी ने, प्रोफेसर यशपाल ने, के कस्तूरी रंगन ने, डॉक्टर मुदालियर ने। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सबको ये चारों बंदे याद आए हैं। अगर नहीं याद आए हैं तो मैं याद दिलाऊंगा, मैं इसमें माहिर हूं, धीरे धीरे कवर करते हैं। इसके यहां से क्लियर है क्या? नन आई 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 सर, ओके, सब लोग जानते दोस्तों, कोठारी
सबका नाम बता दो, क्या था याद करिए। कोठारी साहब कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन, उसके अध्यक्ष थे, जिसे बनाया गया 1964-66 में। यस करिए। के कस्तूरी रंगन कौन है दोस्तों? इसरो के पूर्व अध्यक्ष। ये ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, किसके? एनईपी 2020 के। यस करो जी, पूरे आपको व्याख्या कर देंगे, गुरुजी रटे रटाए उत्तर देंगे। ये कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। पूरा नाम बताता हूं, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। यह अध्यक्ष थे किसके? तो आपको मालूम होगा 1952-53 में बनाए गए माध्यमिक शिक्षा आयोग। आपने सुना होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और हमारा उत्तर है दोस्तों, जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे, वो महान क्या था दोस्तों, एक महान विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल साहब ने 1992-93 में, आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने बीएड में, इसकी डेट थी 1992-93 में, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था शिक्षा बिना बोझ के। और उसमें उन्होंने पहली बार, जो एनसीएफ 2005 में कहा गया है क्या, कि मोटी मोटी किताबें शिक्षा की असफलता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को चिंतन नहीं करने देती, रट्टा पे जोर देती, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा कि किताबों, स्टूडेंट के बस्ते का वजन घटाया जाए, किताबों का भार घटाया जाए, इसलिए इस पुस्तक का नाम क्या पड़ा? शिक्षा बिना बोझ के, या लर्निंग विदाउट बर्डन। यस कर दीजिए, समझ गए हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी प्रोफेसर यशपाल। यस करें जी सर, क्लियर है। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए, कह रहा है अधिगम। याद करिए, मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था ये पॉइंट्स, मैक्सिमम दोस्तों काफी पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस सेशन को रेगुलर देख लो तो भी ये बहुत है। आर्ट ऑफ टीचिंग को पास करने के लिए 10 सेशन भी बहुत है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पर बस 10 सेशन आप सही से देखें। क्या अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? स्वतंत्र चर है, खूब मैंने आपको बताया था। आश्रित चर है, अंतः आश्रित चर है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा बता ही चुका हूं। ओके, आइए, सब लोग जानते हैं, तमाम लोग। ओके, बड़ा पुराना डिवीजन है दोस्तों, बड़ा पुराना डिवीजन है, और मैक्सिमम लोग जानते हैं। यह दोस्तों स्मिथ से प्रेरित है। क्या? यह बीओ स्मिथ से प्रेरित है। किससे? बीओ स्मिथ से प्रेरित है। थोड़ा इसको लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने क्या बोला? लग रहा है बहुत पुराने जमाने का आदमी था, अभी मैंने आपको हाल में ही पढ़ाया था। इसने कहा शिक्षक, पुराने जमाने में दोस्तों शिक्षक केंद्रित शिक्षा से बना है। क्या? शिक्षक भगवान है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए शिक्षक को इसने कैसा चर कहा है? स्वतंत्र चर कहा है। इसके नेहा जी समझ गए हैं। फिर उसने कहा है किसको? गुरु जी के चेले को, जो गुरु जी की कृपा पर आधारित है, इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल, या यह कैसा चर है? आश्रित चर है। जब ये दोनों मिलेंगे तो जिस टॉपिक पर बात करेंगे वही सिलेबस बन जाएगा, और उसे कहते हैं पाठ्यक्रम। क्योंकि ये दोनों को आपस में जोड़ता है, इसलिए गांव में झगड़े जो निपटाता है, दो पार्टियों को सेटलमेंट करवाता है, ऐसे चर को हम क्या बोलते हैं? मध्यस्थ चर बोलते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि हमारा शिक्षार्थी कैसा चर है। बीज द राइट आंसर। सब लोग यस कर दे जी सर, हमने सुना हुआ है इसको, काफी लोगों ने दोस्तों इसको पहले सुना भी है। नन करेक्ट जी सर, क्लियर है। ओके, आई नेक्स्ट। डन कर दिया जाए जी सर, क्लियर है। आगे चले। ओके, हाँ कर दे जी सर, क्लियर है। और अब आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ले पाए हैं काफी। क्या कह रहा है? शैक्षिक उद्देश्य। दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है? जो शैक्षिक उद्देश्य है, जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, इसका मुख्य आधार क्या है? दिमाग, इसमें आप भटक सकते हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप भटक बहुत तेजी से सकते हो। क्या कह रहा है? शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र। दिमाग लगा के उत्तर बताइएगा दोस्तों। क्या शैक्षिक उद्देश्य में, थोड़ा उत्तर के लिए मदद करता हूं। क्या कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य में कौन कौन से पक्ष हैं? यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। शैक्षिक उद्देश्य किसने दिया है? ब्लूम ने। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। साइकोमोटर, यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। ओके, आइए साइकोमोटर डन करें।
दोस्तों बिल्कुल कुछ लोगों ने दोस्तों इसको पकड़ लिया है, और जैसे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा, शिखा सिंह का, और दोस्तों मैं अंगद कुमार का, और कुछ नाम लेना चाहूंगा, वंदना चौधरी का। ठीक है, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो आपको बता दें, शैक्षिक उद्देश्य दोस्तों है गाइस सबसे बड़ा। हम लोग बेसिक यूनिट पे चले गए क्या? हम में से हर व्यक्ति साइकोलॉजी का जानकार नहीं है। खुद समझो यार, एक कॉमन सेंस वाली बात है। हम में से हर आदमी समाज शास्त्र नहीं जानता। हम में से हर आदमी मानव क्या अनुभव करता है। कई बार सिर्फ वो सूचना को स्टोर करता है, वो संज्ञानात्मक पक्ष है। कई बार उसे महसूस करता है। वाह यार, तुम्हारी कविता सुन के ना यार मैं भावुक हो गया यार, यह क्या है? भावात्मक पक्ष है। कई बार जो लोग हमें बताते हैं उसको हम रियल लाइफ में बाइक चलाकर अप्लाई करते हैं, यह मनोक्रियात्मक पक्ष है। ये सब का सब जुड़ा है किससे? मानव के अनुभव से। एंड ऑफ कोर्स ये सही एकदम बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अलग था। कई बार थोड़ा सा उत्तर हमको चौंका सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वैसे तो मुझे यकीन है कि आप भूल चुके होंगे, शायद आप बालगिरी से आपको न याद आए, तब मैं एक शब्द और लिख देता हूं डार्लिंग्स। मैं चाहूंगा कि आप देखें, शायद आपको न याद आए तो मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, शायद इस शब्द को देखकर आपको याद आ गया हो। देखिए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कई बार जो पूछेगा आपकी किताब की शब्दावली से मैच नहीं करेगा, और उस शख्स में फिर आपको देखो, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, शायद इस वर्ड को आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसके राजी समझ गए, और आपको अभी मैं कंपेयर करता हूं। क्या कह रहा है? बालवाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने किया? पेस्टोलॉजी ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने, जॉन डेवी ने। आइए तो सबको मैं बताऊंगा, अभी आपको बताता हूं कैसे कार्य करें। ओके, आइए तो बिल्कुल दोस्तों, कई लोगों ने नाम समझ के, अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बालवाड़ी शब्द सुनते ही मुझे यकीन है कि आपका अर्थ एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसे चिल्ड्रन हाउस कहते थे इंग्लिश में। बालवाड़ी को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन हाउस। और ऐसा पहला चिल्ड्रन हाउस दुनिया में खोला किसने? मारिया मॉन्टेसरी ने 1907 में। कहां? इटली की। कहां से थी? इटली के लॉरेंजो शहर में। कौन से शहर में? लॉरेंजो शहर में। थोड़ा आपको बता दें, इटली के लॉरेंजो शहर में। इटली की निवासी थी, जैसा आपको पता ही होगा, मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी। इटली के लॉरेंजो में दुनिया की पहली बालवाड़ी, बाद में इसके बहुत सारे स्कूल ऐसे खोले गए। यह खोला किसने? जॉन डेवी ने। फ्रोबेल ने क्या खोला? तो फ्रोबेल ने स्थापना किया किसकी? किंडरगार्टन की। और इसकी स्थापना कब की गई? जर्मनी में। ये बहुत पहले 1890 के आसपास है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराना है। और जॉन डेवी ने किसकी स्थापना की? तो आपको थोड़ा बता दूं, शायद आपने सुना होगा, प्रगतिशील या फैक्ट्री विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय, इसे प्रोग्रेसिव स्कूल कहते थे, या इसे फैक्ट्री विद्यालय कहते थे। और इन्होंने इसकी स्थापना कहां की थी? इन्होंने इसकी स्थापना कहां की थी? अमेरिका में। और इसी को, ये सब प्री स्कूल वाले हैं। अब जरा सोचो, इसी को एनईपी 2020 में क्या कहेंगे? एनईपी 2020 में इसी का नाम रखा गया है, पढ़ो, हाँ जी याद आ गया। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? जैसे वो बालवाड़ी है, वो किंडरगार्टन है, वैसे ही प्री स्कूल के लास्ट ईयर को एनईपी 2020 में क्या कहा जाएगा? बाल वाटिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाल वाटिका कहा जाएगा। इसके हाँ जी समझ गए हैं। ओके, डन। उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ा ही एंजॉय किया होगा आपने इस सेशन को। ऐसा क्या? इस वाह, हाँ, किंडरगार्टन का तो रहा हूं, फ्रोबेल ने दिया है तो कह रहा हूं, मैं भी तो ही कर रहा हूं। किंडरगार्टन यही तो बता रहा हूं, किंडरगार्टन तो फ्रोबेल ने दिया है, पर बालवाड़ी को इंग्लिश में किंडरगार्टन नहीं कहते, चिल्ड्रंस हाउस। तभी तो बालवाड़ी, वाड़ी क्या है? घर। जैसे आंगनवाड़ी वैसे बालवाड़ी। इसी के आधार पर तो इंडिया में आंगनवाड़ी चलाई गई होगी। 20 द राइट आंसर्स के। हाँ सर, क्लियर है। ओके, हाँ, और दोस्तों अब ध्यान से सुन लेंगे, जरूर बताएं कैसा लगा सेशन। तो और दोस्तों सब लोग ज्वाइन कर लें। वैसे तो काफी सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं पहले, पर मैं चाहूंगा सब लोग दोस्तों ज्वाइन कर लें। ये रहा आपका, ये देखिए दोस्तों, तमाम पहले आ जाइए। जो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस समय पीवाईक्यूज करा रहा हूं, तो कहां से पाएंगे आप इसकी पीडीएफ दोस्तों? तो आप पीडीएफ कहां से पाएंगे? तो जल्दी से आइए देख लेते हैं। बिहार टीचर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना है, सभी लोग दोस्तों स्कैन कर लें। आपको जैसा बता चुका हूं, आप इसे गूगल स्कैनर से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करते ही एक लिंक आएगा, स्कैन करते वक्त उसी को प्रेस करके इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है।
और इस ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करेंगे रोज पढ़ाई। अभी थोड़ी देर में रेगुलर पढ़ जाती है। और दोस्तों सभी लोगों से, देखिए कुछ लोग अभी आज जुड़े हैं, कुछ लोग कल जुड़े थे, जैसे बीच में चैनल हैक होने से यार 10-12 दिन का गैप हुआ, तो हम में से काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो क्योंकि अब हम सब लोग कनेक्ट हो गए हैं वापस, तो जो लोग अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं प्लीज उन तक इन वीडियोस के लिंक शेयर कर दें ताकि सब लोग कनेक्ट हो जाएं और बताएं कैसा लगा सेशन। तो मजा आएगा, यकीन करिए, मैंने आपको पहले ही बोला मजा आएगा। जैसे जैसे नशा बढ़ेगा, अभी तो दोस्तों अभी तो मोड में, अभी 2-3 दिन पेपर कर लीजिए, 2-3 मैराथन खल्लास। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा सबसे बेहतर पढ़ाऊंगा, पर दोस्तों खराब भी नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। 2-4 बड़े बड़े चैप्टर्स ले चुका हूं दोस्तों। कल हमारा टॉपिक है, कल हम थियरी क्लास देंगे और कल हमारी टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री। कल का आपका पीडीएफ दूंगा, तो धीरे धीरे तो मैं वैसे ही सारे चैप्टर्स आप कर चुका हूं। कल हमारा टॉपिक है टीएलएम, ध्यान सुनेंगे, कल हमारा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। क्या आइए? ओके, आइए सही। यूपी टीजीटी इंग्लिश में मैं बिल्कुल क्लास दूंगा, घबराएंगे नहीं। तो मैं इसके अलग से एक आपको सूचना दूंगा टीजीटी इंग्लिश वालों को, तो उस पर बात होगी। तो बताएं दोस्तों कैसा लगा, उम्मीद करता हूं मजा आएगा। आइए ओके, तो चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें सभी लोग दोस्तों। और 7 बजे दोस्तों एक सेशन से हम लोग और जुड़ेंगे। थैंक यू।